दोस्तों जैसा कि अगले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि यहाँ पे आंशिक विधि से रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। आंशिक विधि से रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होता है। जैसा कि इसमें बताया जाता है, सर्वप्रथम जटिल अणुओं को दो या दो से अधिक भागों में विभक्त कर लिया जाता है। जो जटिल अणु होंगे उनको दो या दो से अधिक भागों में क्या कर लेंगे, विभक्त कर लेंगे, अर्थात सरलीकरण कर लेंगे। जैसा इसमें बताया जाता है, आंशिक समीकरणों को उचित पूर्णांकों से गुणा कर दिया जाता है। आंशिक समीकरण जो होते हैं उचित पूर्णांकों से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तीसरे में आंशिक समीकरणों को जोड़कर दोनों पक्षों में से समान तत्वों या यौगिक काट दिए जाते हैं। अर्थात तीसरा क्या होता है, तीसरे में बताया जाता है आंशिक समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद समान दोनों पक्षों में समान तत्व या यौगिक कैंसिल या काट दिए जाते हैं। अर्थात यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड तथा जल बनता है। जैसा इसमें हम जानते हैं कि इन समीकरणों को या इस समीकरण को हम तीन भागों में विभक्त कर लेते हैं, तीन सरल भागों में विभक्त कर लेते हैं। जैसे कि क्लोरीन को हम जल से क्रिया कराते हैं, पहली बार क्लोरीन को जल से क्रिया कराते हैं। दूसरी बात, जब क्लोरीन से जल से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन को जल से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरे समीकरण में यहाँ पहले समीकरण से जो प्राप्त होते हैं, पहले समीकरण में प्राप्त हाइड्रोजन क्लोराइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अभिकारक में भाग लेने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। जब इससे कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है, तो यहाँ पे देखा गया है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से पुनः क्रिया कराया जाता है। जब पुनः क्रिया कराया जाता है अर्थात इसका और इसका अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम हाइपोक्लोराइड का जब क्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जल प्राप्त होता है। यहाँ पे हम तीनों समीकरण में देख रहे हैं कि कुछ न कुछ समानताएं हैं। जैसा कि हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए इधर तो ये आपका इधर क्या NaCl है और इधर क्या है, यहाँ पे जल और जल क्या है, समान है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे तीनों समीकरणों को क्या करते थे, जोड़ देते हैं। जब तीनों समीकरण को जोड़ते हैं तो ये अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ, तो अभिकारक की तरफ जोड़ते हैं। अर्थात जोड़ने पर समीकरण को जोड़ने पर क्लोरीन है आपका, H2 है, HCl है, प्लस NaOH है, प्लस NaClO है, प्लस NaOH है, एरो, यह इक्वल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इधर उत्पाद वाले सभी तत्वों या युग्मों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा HCl प्लस HClO प्लस NaCl प्लस H2O प्लस NaClO प्लस H2O। यहाँ पे हम देखते हैं अब दोनों पक्षों में समान तत्व यौगिक काट दिए जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है जल इधर भी है और जल इधर भी है। देखा जाए तो जल इधर अकेला है, उधर भी अकेला है, उधर दो है, तो हम एक जल क्या कर देते हैं, काट देते हैं। एक H2O को काट देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे NaOH NaClO अर्थात सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये बच रहे हैं इधर, और इधर जो बच रहे हैं इधर अगर सेम रहते हैं तो उसको जोड़ दिया जाता है, सेम नहीं रहते तो नहीं जोड़ते। तो जैसा इसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर देखते हैं जैसा कि इसमें कुछ मिल रहा है सोडियम, ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड मिल रहा है और इधर आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड मिल रहा है, ये भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये भी कैंसिल। अब उसके बाद जो बचता है उसको हम जोड़ के लिख देते हैं। ये क्लोरीन हो गया आपका, प्लस ये आपका है
एक यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2NaOH इक्वल। अब हम यहाँ चले आते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, ये NaCl और हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड और जल बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका HClO अर्थात हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड प्लस यहाँ पे हो जाएगा NaCl प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O। अर्थात ये इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस हो गया। अगर हम इसको अनुमान विधि से देखें तो अनुमान विधि से भी बैलेंस किया जा सकता है और हो सकता है, क्योंकि देखा जाए अनुमान विधि से सोडियम अकेला है, सोडियम यहाँ पे 1 1 2 है, तो अगर यहाँ पे 2 कर दिया जाए, यहाँ पे 2 कर दिया जाए, सोडियम 2 हो जाएंगे ऑलरेडी, उसके बाद ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 1 1 2, और हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या है 2। तो अनुमान विधि से भी ये संतुलित है और आंशिक विधि से भी संतुलित किया जा सकता है, अर्थात ये हमारा संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं रासायनिक समीकरण में या रासायनिक क्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि बताया जाता है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी और रासायनिक समीकरण की कमियां। जैसे रासायनिक समीकरण या रासायनिक क्रिया में क्या हमें प्राप्त होता है, क्या कमियां होती हैं, उनके बारे में। तो जैसा इसमें बताया जाता है रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी में क्या क्या जानकारी हमको हो सकती है, वो है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पादों का ज्ञान होना। अर्थात रासायनिक समीकरण जब होता है तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ तथा उत्पन्न पदार्थों का ज्ञान हमें हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है अभिकारक व उत्पादों के परमाणु तथा अणुओं की संख्याओं का आपेक्षिक अनुपात ज्ञात होना। आपेक्षिक अनुपात ज्ञात होना या परमाणु तथा अणुओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात होना। तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा है पदार्थों की अवस्था, द्रव्यमान आदि का ज्ञान होना। पदार्थों की अवस्था, द्रव्यमान आदि का ज्ञान होना, आदि का ज्ञान होना। अर्थात इससे हमें पता चलता है यहाँ पे पदार्थों के रासायनिक क्रिया में पदार्थों के अवस्था, द्रव्यमान आदि का ज्ञान होना। यानी द्रव्यमान क्या है, अवस्था क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, कैसी है, वो इस अवस्थाओं का ज्ञान होता है। जैसे इसमें बताया जाता है एग्जाम्पल में हम रासायनिक समीकरण से हम द्रव्यमान समझ रहे हैं। रासायनिक समीकरण से हमें द्रव्यमान कैसे ज्ञात होता है वो हम, तो जैसे मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, जो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट में क्या है कि इसके परमाणु और परमाणु भारों, इसके परमाणु व परमाणु भारों का गुणनफल जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसमें बताया जाता है 3 × 24, क्योंकि मैग्नीशियम का भार 24 यानी 12 वो होता है परमाणु क्रमांक, 24 क्या होता है उसमें उसका द्रव्यमान, तो 24 3 72 ग्राम यह हो गया। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 दूना 28, तो ये दोनों मिला करके 100 ग्राम, इधर भी दोनों मिलाकर जोड़ने पर 100 ग्राम आएंगे। और उत्पाद की तरफ भी देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैग्नीशियम नाइट्रोजन के परमाणु को उनके द्रव्यमानों से गुणा करने पर यहाँ पे 100 ग्राम देखा जाता है। अर्थात दोनों अवस्थाओं में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों अवस्थाओं में 100 ग्राम हो सकते हैं, 100 ग्राम होते हैं। अर्थात दोनों का अनुपात क्या है, निश्चित है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अवस्था देखा जाए तो अवस्था में क्या, बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट व हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। तो जो यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे कि देखने पे क्या होता है कि देखने पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप के रूप में है, तीर नीचे की ओर है तो वो क्या है, अवक्षेप है। यानी इसकी अवस्था का हमें ज्ञात होता है कि क्या है, अवक्षेप है, और ये क्या है, विलयन है। ठीक, ये क्या है, विलयन है, और ये क्या है, अवक्षेप है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो शुष्क चूने के रूप में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा गैसीय अवस्था में होगा या गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे समझते हैं कि रासायनिक समीकरण की कमियां, रासायनिक क्रिया में रासायनिक समीकरण जो प्राप्त होते हैं उनमें क्या क्या कमी हो सकती है, उन कमियों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभिक्रिया के पूर्ण होने तथा दाब तथा आयतन का ज्ञान न होना। अर्थात रासायनिक क्रिया में रासायनिक समीकरण से हमें जो कमियां प्राप्त होती हैं वो कमियां क्या क्या है, जैसे रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने का ज्ञान,
ताप, दाब तथा आयतन का ज्ञान ये हमको प्राप्त है, यानी पूर्ण रूप से ये हमें प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे हम कमियों के रूप में इसको जानते हैं। क्रिया के द्वारा या क्रिया में, रासायनिक क्रिया में बताया जाता है प्रकाश, उष्मा, ध्वनि आदि की जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो पाती कि कितना क्रिया को संपन्न होने में उष्मा लगेगी, कितना क्रिया को संपन्न होने में ताप लगेगा, कितना दाब लगेगा या कितनी ध्वनि उत्पन्न होगी, ये हमको जानकारी नहीं प्राप्त होती। क्रिया में, रासायनिक क्रिया में गति का आभास नहीं होता, अर्थात गतियों का आभास नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि आज से आपका ये क्लास 10th का चैप्टर खत्म हो गया है। अगले चैप्टर के लिए इस वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिए।